फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 का पेपर सेकेंड का जो साइंस वाला पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक नहीं किए हैं तो लगभग आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से उन क्वेश्चन को जरूर कीजिए। और आज हम लोग ये करेंगे साइंस वाले क्वेश्चन को। ये जो आप लोग का सीडीपी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है तो उसको भी जरूर देखिए। आपको भी पता होगा कि आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है साइंस के क्वेश्चन में। ये आप लोग का मैथ का दिख रहा है, यहाँ से आप लोग का यहाँ पे 61 से आप लोग का क्या है जो कि आप लोग के साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपसे कई तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि यक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है। अब यह हमारे अमाशय में आपको भी पता होगा कि हमारे अमाशय का कितना भाग होता है, 3 होता है। एक कार्डिक होता है, फंडिक होता है और एक फाइलोरिक होता है। और इसी अमाशय में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ये इतना स्ट्रांग है कि अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो आपके हाथ को छेद करके बाहर चला आएगा, लेकिन हमारे पेट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस लगी होती हैं जो कि पेट की दीवार से इसको चिपकने ही नहीं देती हैं। अब यहाँ पे पूछ लिया, बता दिए कि हमारे अमाशय में क्या है, HCl है। अब देखिए, भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। जब X अधिक से में स्रावित होता है, जब आपका HCl अधिक में स्रावित होता है तो यह अपचयन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो XY क्या है? अब Y जैसे कि HCl क्या है, ज्यादा अम्लीय है। अब जब आपके पेट में ज्यादा अम्लीय हो जाएगा तो उसको कम करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई चीज क्षारीय चीज। जैसे कि हमने क्या करते हैं, हम खाने वाला सोडा भी ले लेते हैं, जिससे कि जब हमें लगता है कि हमें एसिडिटी हो गई है, ज्यादा अम्ल स्रावित हो गया है, तो हमको कहा जाता है कि आप देखेंगे देहात में भी इन लोग सबको पता होता है कि हाँ सोडा ले लीजिए, खाने वाला सोडा से सही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सोडे का सूत्र क्या होता है, NaH। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन देके पूछा हुआ है कि बता दीजिए क्या है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया है, यक्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम कार्बोनेट Y है। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। हम सोडियम कार्बोनेट तो हाइड्रोक्लोरिक तो लेते हैं पर सोडियम कार्बोनेट नहीं लेते हैं। यक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं है, यानी ये क्या है, HCl है। यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन को एलिमिनेट करना जब आप सीख जाएंगे ना तो आप आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने 2 ही ऑप्शन बचा था, एक पहला और एक तीसरा, जो कि यक्स हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब हमें 50-50 पे लड़ना है कि एक तो यहाँ पे Y सोडियम कार्बोनेट दिया है और Y मिल्क ऑफ मैग्नीशियम दिया है, यानी MgOH2 दिया है। तो ये हमारे सामने हम बार बार पढ़ लिए हैं। अब जब पढ़े होंगे थ्योरी तो आपको बताया गया होगा कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है हम इसे ही लेते हैं। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपसे बताइए किसमें बैक्टीरिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। किसमें बैक्टीरिया का प्रयोग नहीं होता है? दही बनाने में बैक्टीरिया का प्रयोग होता है, लैक्टोबैसिलस ही दही जमाती है। डबल रोटी पकाने में, गन्ने के रस के किण्वन में यानी फ्रेगमेंटेशन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी बैक्टीरिया का प्रयोग हुआ जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है बताइए किसमें नहीं होता है। तो जो गन्ने के रस फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया होती है, लेकिन डबल रोटी पकाने में, बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें नहीं होता है। तो सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, यानी इन तीनों से भिन्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ पे वन उन्मूलन है, मरुस्थलीकरण है, अपरदन है, संरक्षण है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन इन दोनों से भिन्न है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा संरक्षण, यानी मरुस्थलीकरण। अपरदन को कटा, वन उन्मूलन यानी वनों का कटा, लेकिन संरक्षण इन सबसे अलग है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी डाइजेशन इज केमिकल चेंजिंग है,
उसके बाद है फोटोसिंथेसिस इज केमिकल चेंजिंग है, रिस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज है, या क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें अब आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पता होना चाहिए, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले उसको एक बार समझ लीजिए। एक होता है आपका, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखेंगे क्योंकि हमें समझना है बस, ये फिजिकल हो गया और ये केमिकल हो गया। फिजिकल में देखिए कोई नया चीज नहीं बनता है, हम दोबारा उसको परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन केमिकल में कोई नया चीज बनेगा, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि दूध का दही से जमना रासायनिक परिवर्तन है, क्या हम दूध से फिर दही बना सकते हैं, लेकिन पानी का उबलना या पानी का भाप बन के उड़ना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। हम पानी के भाप से फिर हम दोबारा पानी बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा। सब्जी का एक होता है सब्जी का काटना और सब्जी का पकाना। तो सब्जी हम काटते हैं तो कोई नया चीज नहीं बना रहे होते हैं, हम उसी को काट रहे हैं तो वो भौतिक हो जाए। लेकिन एक पकना, तो जब वो पक गया तो कोई तीसरा पदार्थ बन गया, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंजिंग, यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी तरह पूछ लेता है कि मोमबत्ती का जलना क्या है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक है और इसका पिघलना क्या है, तो भौतिक है। लेकिन यहीं पे आप पूछा जलते समय मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन हो रहा होता है, तो यहाँ पे दोनों होता है, एक तो मोमबत्ती जल रही होती है और दूसरे में पिघल भी रही होती है, तो यहाँ पे भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। तो यहाँ पे पूछा है बताइए क्या है, तो पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा है। तो जब सही नहीं पूछा है तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो आपका पाचन क्या है, रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में एनर्जी बनता है, यानी फोटोसिंथेसिस करके प्रकाश ग्लूकोज बनाता है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन यानी आप हमें एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, हमने जो ग्लूकोज भोजन किए हैं, जो ग्लूकोज भारी अणु बने हैं वो छोटे छोटे अणु में टूटेंगे, तो श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्रिस्टलीकरण ये एक भौतिक परिवर्तन है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिट्टी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्लास 8 के आप लोग के साइंस में दिया, ज्यादा करके क्वेश्चन आपके क्लास 8 की साइंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कणों के साइज के आकार के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम में निरूपित है। अवरोही क्रम का मतलब कि पहले छोटा फिर बड़ा, और अवरोही का मतलब पहले बड़ा और फिर छोटा। बहुत सारे स्टूडेंटों का इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आरोही और अवरोही क्या होता है, एसेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम। तो आरोही का मतलब है आरोही, यानी एक है अवरोही। यहाँ पे ये बड़ा है, यानी इसमें 1 2 3 4 अक्षर है। ट्रिक है, कोई रूल नहीं है, ट्रिक आपको बता रही हूँ, याद करें। लेकिन आरोही में क्या है, 3 है, तो अवरोही 4 अक्षर है तो ये बड़ा से स्टार्ट होगा, और अवरोही 3 अक्षर है तो ये छोटा से स्टार्ट होगा। तो अब आपको बताना है कि उसके आरोही कणों का साइज, सबसे बड़ा सबसे छोटा कण किसका होगा, फिर किसका होगा, फिर सबसे बड़ा किसका हो जाएगा। तो एक चट्टान है, मृत्तिका रेत है, बालू है, बंजरी गौद है। फिर मृत्तिका है, गौद है, रेत बालू बंजरी चट्टान है। गौद है, मृत्तिका रेत बालू बंजरी चट्टान है, और चट्टान बंजरी रेत बालू गाद मृत्तिका है। तो सबसे छोटा कण किसका होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बताइए सबसे छोटा कण किसका है। तो मृत्तिका जो होती है ना, वो सबसे छोटा होता है, और आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि वो मृत्तिका से स्टार्ट हुआ है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मछली से पूछा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य क्या होता है, यानी गिल्स के बारे में पूछा गया है। मछलियां सांस किससे लेती है, गिल्स से लेती है। हम लोग किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं। अब ये मत कह दीजिएगा कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं, हम लोग नाक से सांस नहीं लेते हैं। नाक तो एक रास्ता है बस फेफड़े तक हवा को, यानी ऑक्सीजन को लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए। मछलियां गिल्स से लेती है। मेढक फेफड़ा, गिल्स और त्वचा तीनों से लेता है। कॉकरोच श्वास नलिकाएं, यानी उनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जो कि उसे लेते हैं। फिर
यहाँ पे अमीबा हो गया, ये विसरण के द्वारा श्वसन करता है। तो यहाँ पे वायु में ऑक्सीजन, वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने के लिए। जल में उपस्थित, क्या मछली कहाँ रहती है, हवा में रहती है? नहीं, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। क्या वो पोषक को अवशोषित करती है? बिल्कुल नहीं। जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है। जल में अपशिष्ट को उत्सर्जन करना, उत्सर्जन नहीं करती है, वो श्वसन करती है। तो ऑब्जॉर्व डिसॉल्व यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसको अपने अंदर लेती है गिल्स के द्वारा। अगला देखिए, और पूछ लिया जाए कि इसमें चेंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखिए मछलियों में, याद रखिए मछलियों में कितने चेंबर हैं? 2 है। मानव में कितने चेंबर हैं? 4 है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि कॉकरोच में कितने चेंबर हैं, तो उसके अंदर 13 चेंबर पाए जाते हैं। 13 दिल नहीं होता है, 13 चेंबर पाए जाते हैं। केंचुए में 14 यानी 8 चेंबर पाया जाता है। पक्षियों में भी 4 चेंबर पाया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अक्सर करके उभयचर जो होते हैं, सरीसृप, उभयचर, उसके बाद पक्षी, मत्स्य, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं? कागज की पट्टिका का, रबड़ की पट्टिका का, लकड़ी के छड़ का, ब्लेड का। अब हमें धारा प्रवाहित करना है, तो धारा किस में प्रवाहित होगा? जो अगर स्टील मिल जाए तो सबसे बेस्ट होगा, उसमें धारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए हम किस में धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ब्लेड होता है उसमें हम जोड़ दें तो धारा, जैसे कि इस तरह से कोई तार आया है, अब हमें धारा प्रवाहित करना है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हम ब्लेड को क्या कर देंगे, अगर इसमें जोड़ देंगे तो धारा प्रवाहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंजुला समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसके दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की और 1 मीटर चलती है। यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर से ही आपको समझ में आएगा। अब उसकी और दर्पण में बने प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होती है? तो समतल के बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको पता होंगे, तो इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। याद रखिए, ये आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, और वस्तु जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो ये आपके सारे पॉइंट है जो कि याद होंगे। और पार्श्वी उल्टा बनेगा, पार्श्वी उल्टा बनेगा। पार्श्वी उल्टा का मतलब कि आप जब शीशे में देखेंगे तो आपका दायां हाथ बायां दिखेगा और बायां हाथ दायां दिखेगा। तो ये रूल आपको याद होने चाहिए। अब समझिए कि ये क्या है फंडा इसका। मंजुला समतल दर्पण से अपने प्रतिबिंब का परीक्षण करें। मानिए यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा है, यहाँ पे मंजुला खड़ी है, ये प्रतिबिंब से इसकी दूरी, यहाँ पे उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। तो ये टोटल दूरी कितनी है? 5 मीटर है। 5 मीटर दर्पण है और 1 मीटर चलती है। अब ये क्या कि 1 मीटर चली आई, तो अब यहाँ से दूरी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो पहले इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होता है? 5 मीटर है तो 5 मीटर दूरी पे बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा 10, यानी टोटल की दूरी क्या हो जाएगी? इधर भी 5 है, उधर 10 हो जाएगी। लेकिन अब मंजुला 1 मीटर आगे खिसक चुकी है, तो अब यहाँ पे 1 मीटर ये प्रतिबिंब भी आगे हो जाएगा, तो ये भी किस पे बन जाएगा? 4 पे बन जाएगा। और 4 + 4 कितना हो जाता है? यहाँ पे 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपके सही आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएगा 8। देखिए, आप कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि आप केवल क्वेश्चन बस क्वेश्चन को देखिए, ट्रिक लगाइए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना, उससे कुछ भी फायदा नहीं होता है। उससे बस ये होता है कि जो आपको क्वेश्चन आ रहा होता है तो आपका मोटिवेशन हाई होता जाता है, लेकिन ये आप लोग के लिए अच्छा नहीं होता। आप जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कोई भी टीचर से पढ़िए, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उसका जितना भी टीचर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से अगर इस क्वेश्चन से नहीं आए, अब यहीं पे समझिए, अगर आपको मैं पढ़ा दी, अब उसके बाद आपको ट्रिक लगा दी, लेकिन इसका कंसेप्ट ही नहीं बताई, आपको अब कंसेप्ट बता रही हूँ, आप उसको नहीं सुने, नहीं देखे, अब वो क्या कर देगा, पेपर में इस लड़की का नाम बदल देगा, 5 मीटर के जगह पे 4 दे देगा, 8 दे देगा, उसके बाद अब पूछ देगा, 2 मीटर खिसका देगा बच्ची को। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन अब ये कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, तो क्या यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम आपको होगा? नहीं होगा। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो आप किसी भी टीचर
से पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट हो पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। हाँ, जब टाइम कम होता है और आप सोच रहे हैं कि हाँ ये सब आ रहा है तो बस एक बार रिवीजन करना है तब कीजिए, लेकिन जब आपको वो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसको बहुत अच्छे से देखिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया है कि कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है तो नीचे दिए गए में से कथनों में से सही कथन को चुनिए। यानी 3 सेकेंड टाइम कितना दिया है, 3 सेकेंड दिया है, दोलन कितना दिया है, यहाँ पे 30 दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या है, एक तो आपसे पूछा है आवर्तकाल क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अब हम दोलनियों की संख्या से ही फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 2 हमें दिया है तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा आवृत्ति के बराबर हो जाएगा दोलनों की संख्या बटे टाइम। तो दोलन कितना दिया है आप नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि इसको हम रफ करना पड़ेगा तभी पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दोलन कितना है 30 है और यहाँ पे टाइम कितना है 3 है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी आपका फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 10 आ गया। तो आप उसको नोट कीजिए कि फ्रीक्वेंसी कितना आपके सामने आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी आपको किस में 10 दिख रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आवर्तकाल 10 दे रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी 3 है, ये ऑप्शन गलत। फिर यहाँ पे आपको अपवर्ती ये भी गलत। अब आपके सामने 2 बच गया है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आवर्तकाल निकालेंगे, यानी इसका जो टाइम पीरियड है उसको आवर्तकाल को निकालेंगे। तो चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं। ये आप नोट कर लिए होंगे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कैसे निकाल लेते हैं इसका। अब हमें आवर्तकाल निकालना है तो ये फार्मूला होता है देखिए यहाँ पे आवर्तकाल बराबर यहाँ पे 1 फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो 1 फ्रीक्वेंसी हम कितना निकाले थे, फ्रीक्वेंसी हम पहले ही निकाल चुके थे, यह बराबर 10। तो यहाँ पे 10 हो गया। अब आप 1 में भाग देंगे तो ये 0.1 आ जाएगा और यहाँ पे सेकेंड। तो यहाँ पे अब देखिए किस ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी 10 है और आवर्तकाल 0.1 है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। यहाँ पे आवर्तकाल 0.1 सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी 10 है। अब ये क्वेश्चन आप कर लिए। अब यहाँ पे डेटा चेंज करके भी देगा तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गलत कथन पहचान कीजिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। गलत पहचानना है आपको। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आकृति पे निर्भर करता है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है तो आपको बताना है इसमें से कौन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही पूछा गया है। तो यहाँ पे बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, घर्षण में वृद्धि करने के लिए नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देगा। अब जब मैं किसी भी सेट का जब क्वेश्चन कराती हूँ और जहाँ पे ये आप लोग के क्वेश्चन आ जाते हैं रिएक्टिव सीरीज से तो मैं एक बार उसको रिवीजन आप लोग को जरूर कराती हूँ। लेकिन जब आप सारे क्वेश्चन देखे होंगे तब तो आपको याद होगा, जो कि आपको अभी 2018 का जब क्वेश्चन करा रही थी तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको वहाँ पे मैं बोल बोल के याद कराई थी। तो क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्टिव सीरीज होता है। अब इस क्वेश्चन में रिएक्टिव सीरीज आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर रिएक्टिव सीरीज पता है तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार रिएक्टिव सीरीज को भी देख लेते हैं इस क्लास में भी। तो यहाँ पे देखिए रिएक्टिव सीरीज क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। उसके बाद आयरन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आयरन है। उसके बाद पीबी है, उसके बाद हाइड्रोजन हो जाएगा, कॉपर होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पारा आ जाएगा, यहाँ पे आपका पारा आ जाएगा। उसके बाद आप लोग का एजी यानी चांदी, ये सोना आएगा। फिर एजी चांदी आ जाएगा। फिर प्लेटिनम आ जाएगा।
अब बताइए यहाँ पे ये आप लोग की रिएक्टिव सीरीज, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो वैसे वैसे इसकी अभिक्रियाशीलता घटती जाएगी। तो जो मजबूत होगा कमजोर वाले को क्या करेगा, उसके जगह से हटा देगा, और जो कमजोर होगा बेचारा आराम से हट जाएगा। अब मजबूत वाले से तो वो लड़ नहीं सकता है। तो वही यहाँ पे का आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। अब इस रिएक्टिव सीरीज में आप ढूंढिए आयरन आपको कहाँ दिख रहा है और जिंक आपको कहाँ दिख रहा है। तो जो स्ट्रांग होगा वो जो अपने से कमजोर है उसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन इसमें सही पूछा हुआ है। तो आयरन जिंक सल्फेट, जो कि आयरन आपको यहाँ पे दिख रहा है और जिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है। जिंक ज्यादा स्ट्रांग, ये जो आपको दिख रहा है सीरीज नीचे है, इस तरह से है, ये बिल्कुल नीचे है, एक ही लाइन में रहेगा। तो सबसे स्ट्रांग क्या है आप लोग का पोटेशियम है और सबसे कम क्या है प्लेटिनम है। तो इसी रिएक्टिव सीरीज से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आयरन है और जिंक को क्या विस्थापित कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिंक कापर सल्फेट विलयन से कापर को विस्थापित कर सकता है। तो ये जिंक है और यहाँ पे कापर है। तो जिंक ज्यादा मजबूत है यानी ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन कापर कम है। तो जिंक कापर को क्या कहेगा, भाई तू हट, हमें ये सीट चाहिए। तो जिंक कापर कहेगा ठीक है भाई ले लो, हम तो खुद कमजोर हैं, अगर आपसे झगड़ा करेंगे तो आप ही जीतेंगे, उससे बढ़िया कि आप अच्छे से आराम से प्यार से हमारी सीट पे बैठ जाइए। तो ये आप लोग का दूसरा तो सही हो जाएगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए कि कापर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। अब कापर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आयरन यहाँ पे है, तो कैसे ये हटा सकता है? क्या जाके कहेगा कि है तू हटो, तुम अपने सीट से हटो, हम बैठेंगे? तो क्या आयरन कहेगा कि हाँ आओ तुम प्यार से बैठ जाओ, हम तुम्हें बैठने के लिए सीट रखे हैं? क्योंकि आयरन तो स्ट्रांग है भाई, तो कापर को क्या कर देगा, खुद हटा देगा। तो ये भी आपका गलत है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो केवल बी सही है। अब एक बार मेरे साथ आप खुद बोलिए इस रिएक्टिव सीरीज को। तो बोलिए पोटेशियम, जहां भी आप पढ़ रहे हैं बोल के पढ़िए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, पारा, चांदी, सोना और प्लेटिनम। आपको इसको ट्रिक से भी बहुत सारे टीचर याद कराते हैं, तो आप ट्रिक से भी ढूंढ के याद कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी जब तक आप ट्रिक याद करेंगे तो एक बार ध्यान से देखिए और खुद याद कर लीजिए, केवल यही। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का ताप मापने के लिए किया जाता है, सही पहचाना है। तो क्या डॉक्टरी थर्मामीटर से आप उबलते ताप मापते हैं? यहाँ पे कहा गया है कि बताइए जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है हम उससे ताप मापेंगे तो वो थर्मामीटर काम ही नहीं करेगा, तो हम ताप नहीं मापेंगे। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से -42 डिग्री सेल्सियस होता है। या प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गलत कथन पहचान करना है। यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यानी यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। केरोसिन को कैलोरी मान ऊष्मीय मान कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। अब ये आप लोग के क्लास 8 में एक चार्ट दिया हुआ है कोयले वाले चैप्टर या और पेट्रोलियम वाले चैप्टर में, तो वो चार्ट आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये कहा गया है कि कोयले का कैलोरी मान ऊष्मा मान से अधिक है। कोयले का कैलोरी मान ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। बायोगैस का कैलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। या सीएनजी का कैलोरी मान यानी ऊष्मीय मान डीजल के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है। तो यहाँ पे आपसे गलत पहचानना है और गलत आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे अब देखिए आप देख लिए ना, इतने में जो कि आपके इस सेट में कई सारे न्यूमेरिकल आपको मिल चुके हैं और बहुत आसान न्यूमेरिकल है, तो आप आसानी से कर लेंगे। बस आपको उसके बारे में कुछ फार्मूले होते हैं जो कि आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में ही है, तो आप उसको पढ़े होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे इन सारे को। एक बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति की चाल से चलता है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी पूछा है, तो यहाँ पे समय और चाल दिया हुआ है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो इसमें आपको टाइम भी दे दिया है, चाल भी दिया है, तो दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका 22 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन पहचान, यानी इनमें से गलत कथन पहचानना है। तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। अगर ये वाला जो क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा समझा दूंगी, लेकिन बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, सितारे के कर्षित तार की गति दोलन गति है, या सभी आवर्ती गति वर्तुला वृत्ताकार गति होती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य है। अभी जब हम समतल वाले दर्पण से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था तो हम वहाँ पे सारे इसके बारे में बता दिए कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल में, हमेशा सीधा बनता है। समतल में जिसमें आप अपना फेस देखते हैं तो उससे रिलेट करके आप देखेंगे कि आपका उसमें प्रतिबिंब कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आपके सामने एक ऑप्शन गलत मिल गया, अब उस एक ऑप्शन से आप चाहे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके सामने बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है, अब एक ही ऑप्शन बचा भाई, अब दूसरा सही हो गया। प्रतिबिंब पार्श्वी परिवर्तित होता है, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी आपका सही कौन हो गया, दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रू, यहाँ पे द नेचर ऑफ साइंस। यहाँ से आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के पेडागोजी के हैं। तो निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो विज्ञान सीखने का अंत विषयक क्षेत्र है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है, और विज्ञान तथ्यों के समुच्चय की समतुल्य होता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पाठचर्या से पूछा गया है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ हो, बच्चे के प्रति निष्ठ हो, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ हो, और कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ हो। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, दूसरा सही हो जाएगा कि शिक्षक हमेशा बच्चे के प्रति निष्ठ हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोगों द्वारा होती है। तो संज्ञानात्मक है, ऐतिहासिक है, पर्यावरण संबंध है, प्रक्रियात्मक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, प्रोसेस ही है, यानी प्रक्रियात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अनु कक्षा 8 की बच्चे की शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करती है, सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यह ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देती है, यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देती है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ती है। क्या वो तोड़ रही है, ये आपको चौथा ऑप्शन क्या सही लग रहा है। तो कक्षा के लय को थोड़ी ना तोड़, वो तो नियम बच्चों को, यानी हर चीज सिखाने के लिए बच्चों की सोच रही है। तो आप लोग का डी होगा नहीं, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, और वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, या अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकों परिभाषाओं पर बल देना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा ही हो जाएगा। पूछा गया है, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, तो सही ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, या बच्चों की समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, और शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा की आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने से मंड का रासायनिक परीक्षण प्रदर्शन करके, मंड यानी स्टार्च का करके करता है। उपरोक्त कथनों में से रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि डेमोस्ट्रेटिंग क्या है, तो सृजन करना है, विश्लेषण करना है, अनुप्रयोग करना है, बोध करना है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रयोग यानी अप्लाइंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। तो यहाँ पे है विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना या कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो बच्चे केवल व्याख्यान सुनेंगे तो ये नहीं होगा, सही ऑप्शन आपका चौथा होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। तो कंसेप्ट मैप है, यहाँ पे एनेकोडल रिकॉर्ड है, यानी पोर्टफोलियो है और टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट है। तो यहाँ पे आपसे बताया गया कि अवधारणात्मक मानचित्र है, वर्णन अभिलेख है, पोर्टफोलियो है, सत्र अंत उपलक्षण परीक्षण है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका चौथा यानी बी, सी और डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे देखिए पूछा क्या है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है, यानी यहाँ पे कमी का पता लगाना है। तो कमी का जब हमें पता लगाना है तो हम किसके द्वारा करेंगे, तो यहाँ पे आपका तीसरा होगा, क्योंकि यहाँ कमी का पता लगाएंगे और उसके बाद हम बच्चे को फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे, उसको समझाएंगे कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है। तो ये चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं, तो आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। तो अवलोकन आधारित में यहाँ पे मौखिक परीक्षण है, लिखित परीक्षण है, कागज पेंसिल परीक्षण है, वर्ण अभिलेख है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन 4 यानी वर्ण अभिलेखन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ऊंट का ऊन कपड़े बनाने में उपयोग होता है और पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर की आयोग के द्वारा दिया गया है, इसमें चारों ऑप्शन सही बताया गया है, यानी इसका आंसर 9 बताया गया है और 9 का मतलब है कि ऑल ऑप्शन सही है। तो आप इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें आयोग के द्वारा बताया गया है कि सारे क्वेश्चन यानी सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु की पहचानिए। लंबा मेरुदंड रीढ़। अगला है बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। तो ये किसका गुण है, सर्प का है, यानी यहाँ पे सर्प है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का सर्प, केंचुआ, घोंघा, अंकुश, कृमि। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप लोग का सर्प हो जाएगा। आगे देखिए, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि सभी धमनियां तो शुद्ध ब्लड ले जाती है, लेकिन सभी धमनियां नहीं ले जाती है। इसमें एक कौन सी है, पल्मोनरी धमनी, कैसा ब्लड लेके जाती है, अशुद्ध ब्लड, यानी 4 चेम्बर है, अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद। यहाँ पे देखिए एक बार समझ लीजिए, ये है हमारा हार्ट, ये है दायां अलिंद, ये है बायां अलिंद, ये है आप लोग का वेंट्रिकल यानी नील है, और यहाँ से एक धमनी निकलेगी जो कि यहाँ पे लंग्स के पास जाएगी ब्लड को लाने के लिए। तो ये अभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है और ये इसके पास जाएगी, तो इसमें कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी अशुद्ध ब्लड है। तो ये धमनियां एक अपवाद है और एक सिरा भी अपवाद है। ये तो है कि सारी धमनियां शुद्ध ब्लड लेके जाती हैं, सारी सिराएं अशुद्ध ब्लड लेके जाती हैं, कि एक अपवाद है पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी सिरा शुद्ध ब्लड लाती है और पल्मोनरी धमनी अशुद्ध ब्लड लाती है। तो ये ही आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है, सही बात है। धमनी की भित्तियां मोटी होती है, बिल्कुल सही है। धमनी की भित्तियां प्रत्यास्थ होती है, ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन पहला गलत है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पे मिलान करने वाला है। तो
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है और स्कर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा और इस क्वेश्चन में आसानी से पता चल जाता है। एक दो भी क्वेश्चन इसमें, जैसे कि हमने ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो टमाटर और पालक में। अब देखिए सी का 2 कहाँ पे आपको दिख रहा है, सी पे यहाँ पे 4 गलत, सी का 3 गलत, सी का 1 गलत, एक बार में हमें मिल गया ऑप्शन 3। अब समझिए एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, सिरका में कौन सा होता है, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किस में मिलेगा, तो लैक्टिक अम्ल दही में मिलेगा। उसके बाद स्कर्बिक अम्ल किस में मिलेगा, तो खट्टे फलों में यानी नींबू वंश फल में मिलेगा। तो आपका सही ऑप्शन तीसरा हो जाता है। ये आप लोग के कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं, पर एक क्वेश्चन हम लोग छोड़े थे न्यूमेरिकल वाला, भाई बहन इसको भी कर लेते हैं। अगर किसी भाई बहन को न समझ में आए और उसको कोई प्रॉब्लम हो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम लोग उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सोचा कि उसको कर लेंगे, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आप कर लीजिए। अगर हो सके कि आपके पेपर में आ जाए, तो अगर किसी भी भाई बहन का ये क्वेश्चन छूट जाएगा तो बहुत दुख की बात है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं और इसको समझ लेंगे। हो सके कि ये क्वेश्चन बस डेटा बदल के दे दे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप पेपर पेन लेके बैठे हैं तो उसको नोट करते हुए चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे सामने T1 दिया है कितना, 12। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उसको पहले लिखिए। तो आप अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि इसको जब हम समझाएंगे तो इसको रफ करेंगे तो ये मिट जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे चाल कितना दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे आपको चाल कितना दिया है, यहाँ पे आपको हो जाएगा 50 किलोमीटर। अब ये एक दे दिया है। दूसरा T2 कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 18 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है, 40 दिया है। यानी इसकी स्पीड कितनी है, 40 है, इसकी स्पीड कितनी है, 50 है। अब हमें इसमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है। तो क्या होता है, चाल यानी दूरी हमें निकालने के चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन हमें दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्टेंस बराबर यानी स्पीड गुणे टाइम, ये हो गया। अब पहले एक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पीड कितना दिया है, 50 दिया है, गुणे में 12, ये हमें यहाँ पे ये मिनट में दिया है और ये किलोमीटर पर घंटा में दिया है। अब इस मिनट को बस हमें किस में बदल देना है, घंटे में। और यहीं पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा हो कि मैं सोची हूँ कि इसको भी सॉल्व भी कर देती हूँ, जिससे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 60। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 दूना के 12, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, यानी ये D कितना आ गया, 10 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखे रहेगा, इसकी दूरी कितनी आ गई है, 10 आ गई है। उसी तरह हम दूसरा भी निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी है, 40 है और यहाँ पे टाइम 18 है, बटे में यानी 60 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया और 6 दूनी 12, 36 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 3 चौको 12 हो जाएगा। अब हम इस दोनों को जोड़ देंगे, 10 + 12 कितना हो जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा 22 आ जाएगा। और आंसर देखिए 22 किलोमीटर ही दिया है। तो ये सही है, आसान, बहुत ही आसान है, इसलिए मैं सोची कि इसको छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर सोची कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर में आ जाए और आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। हम पता है कि ये आपको आता होगा, लेकिन हो सकता है किसी को थोड़ा सा इसकी यूनिट चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ये क्वेश्चन आपके हैं और इसमें आप देखे होंगे कि कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसको मैं खुद आप ही लोग के लैंग्वेज में बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश जरूर करूंगी।